गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। और जब तक ये ऑनलाइन का सिस्टम है, आपको इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। कोरोना का जो समय है, इसमें और कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए और तभी कोई चीज समझ में आएगी, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। आप लोगों के लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करा रहा हूं? एक्सरसाइज 1.1 अभ्यास 1.1 चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन आपको दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये बोर्ड की परीक्षा में आता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि n गुणे n, n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R है, जहां a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, a कॉमा b आर c कॉमा d, दिस इंप्लाइज टू वे इंप्लीकेशन है यहाँ ad इज इक्वल टू bc। तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। रिलेशन क्या दिया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से इस प्रकार रिलेटेड है कि पहला गुणे चौथा। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। और ये टू वे इंप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर ये सही है तो ये होना चाहिए, और ये अगर है गिवन तो इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहले गुणे चौथे का रिजल्ट यानी फर्स्ट एलिमेंट इनटू फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट इनटू थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको शो करना है। अब इस रिलेशन में देखिए, जब हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है तो इसके लिए हमें तीन चीजें मुख्य रूप से दिखानी होती है। एक स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित और तीसरा संक्रमक। ठीक है, तो पहले संबंध स्वतुल्य की हम बात करते हैं। स्वतुल्य में यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये दो एलिमेंट हैं, दो नेचुरल नंबर हैं, इनके लिए हम ऑलवेज लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू b। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम, इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये नियम यहां लागू होता है। इसमें 2 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 2 लिखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हैं, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं a कामा b आर a कामा b। ठीक है, अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट है। पहला गुणे चौथा ab, दूसरा गुणे तीसरा ba, ये संतुष्ट हो रहा है। तो अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं ये R स्वतुल्य है। ठीक है, R स्वतुल्य है। पहला संबंध संतुष्ट हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरे में हमें सममित सिद्ध करना है। सममित माने हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन हमको बताना है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि a कामा b आर c कामा d। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं ad इज इक्वल टू bc।
ये तो दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। अब ये क्या बन गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A बराबर अगर B है तो B बराबर क्या होगा, A होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्रम उलट सकते हैं, इसमें जो ये नियम दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया CB और ये DA। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहां लिख सकते हैं C कामा D R A कामा B। अब यहां पे देखिए फर्स्ट इंटू फोर्थ क्या हो गया CB इज इक्वल टू सेकेंड इंटू फोर्थ, सॉरी सेकेंड इंटू थर्ड, ये हो गया DA। अब ये जब कंप्लीट है तो इसका मतलब जब A कामा B R C कामा D, यानी इसका रिलेशन इससे जो है वही रिलेशन CD का AB से है, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं R सममित है। हमने लिख दिया R सममित है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमको मिल गए। अब तीसरा रिलेशन देख लीजिए। तीसरा रिलेशन जो हमारे पास है संक्रमक यानी ट्रांजिटिव, संक्रमक ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसके लिए हम यहां मान लेते हैं A कामा B R C कामा D और C कामा D R E कामा F। तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं, तीन क्रमिक युग्म हैं, और पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही रिलेशन दूसरे का तीसरे से है। तो दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं AB AD इज इक्वल टू BC, और ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू फोर्थ CF इज इक्वल टू DE। पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, यहां भी वही पहला इंटू चौथा बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा AD CF इज इक्वल टू BC इंटू DE। अब इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, B से B कैंसिल, सॉरी D से D कैंसिल हो रहा है और C से C कैंसिल हो रहा है। ये बन रहा है AF इज इक्वल टू BE, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, ये हो जाएगा A कामा B R E कामा F, और इसके आधार पे हम लिख सकते हैं R संक्रमक है, ठीक है। और चूंकि R स्वतुल्य है, R सममित है और संक्रमक है, तीनों संबंध बन रहे हैं, अतः हम इसको लिख सकते हैं R तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन दर्शा रहा है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है यदि A एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, तब इसमें संबंध R दो लाइन L1, L2 के लिए क्या संबंध है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 द्वारा परिभाषित है, यानी इस संबंध से परिभाषित है। तो दिखाइए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है, ठीक है। तो संबंध हमारे पास दिया है दो रेखाओं का, कि दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, ठीक है। लंबवत का मतलब क्या है, एक रेखा L1 अगर ऐसी है तो दूसरी रेखा कैसी है
L2 जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। L1 से परपेंडिकुलर L2 है, मींस L1 मेक्स 90 डिग्री एंगल विद L2, ठीक है। तो इसको हम लंबवत कहते हैं। अब देखिए स्वतुल्य हमें सिद्ध करना है, तो स्वतुल्य में सिंपल सी बात है कि यहां स्वयं का स्वयं से रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया है वो स्वयं पर लागू करना होता है। अब यहां कोई रेखा, कोई भी XYZ कोई भी रेखा अगर खींच दे तो ये रेखा अपने के लंबवत कभी नहीं हो सकती, ठीक है। लंबवत होने के लिए इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकता। कोई भी रेखा अपने आप के लंबवत नहीं होती, ठीक है। तो इसको हमने लिखा कोई रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती है। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, या यूं कह सकते हो L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। इट मींस L, L not belongs to R. This implies that R स्वतुल्य नहीं है। एक चीज तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अब सममित की बात करते हैं। दूसरा रिलेशन जो हमारे पास है सममित का, उस पर अगर हम बात करें तो मान लिया L1, L2 belongs to R. This implies that L1 perpendicular to L2, ठीक है। पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, तो हम इसको उलट दें रिलेशन, तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका तात्पर्य हो गया L2, L1 R को बिलोंग कर रहा है, यानी जो रिलेशन L1 का L2 से है वही रिलेशन L2 का L1 से है। तो ऐसी स्थिति में हम सीधे सीधे लिख सकते हैं R सममित है, ठीक है। क्या है? R इज सिमेट्रिक। अब तीसरा संबंध देखिए, तीसरा संबंध क्या है? संक्रमक। संक्रमक संबंध में हम तीन लाइनें लेते हैं, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू A। जो समुच्चय है उसमें से कोई तीन लाइन ले लिया, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हमने लिखा L1, L2 belongs to R. This implies that and, और दूसरा चीज हम लागू करते हैं यहाँ L2, L3 belongs to R. जो रिलेशन L1 का L2 से है वही रिलेशन L2 का L3 से है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है ना। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, ठीक है। अब L2 के परपेंडिकुलर मान लीजिए ये L3 है। तो अब इस फिगर को देखने से पता चल रहा है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम L1 का L3 से रिलेशन देखें तो ये रिलेशन साफ है कि ये लंबवत का संबंध दोनों में नहीं हो सकता। ये दोनों संबंध कैसे होंगे? समांतर के। तो ये चीज यहाँ पे फेल्योर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। दिस इंप्लाइज L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये संक्रमक नहीं होगा, इसलिए लिख सकते हैं R संक्रमक नहीं है, R संक्रमक नहीं है, ठीक है। अतः क्या रिजल्ट आ गया? R सममित है परंतु स्वतुल्य ना स्वतुल्य है, स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है, ठीक है। यही हमको दिखाना था, ये सिद्ध हो गया। समझ में आ रही है बात?
तो ये तीनों में एक संबंध केवल संतुष्ट हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले। आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध R a, b such that a square plus b square is equal to 1। तो दिखाइए R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। संबंध है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो संख्याएं हैं और वो कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। समुच्चय S से लिया गया है, ठीक है। तो इनमें संबंध क्या होगा कि दोनों संख्याओं का वर्ग करके अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं का वर्ग करके अगर ऐड करने पर 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो संबंध सही है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि a बराबर 2 मान लें, ठीक है। तो a कामा a क्या हो जाएगा? a कामा a belongs to R। This implies that यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बन गया ये? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता नहीं, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 1 ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं a comma a does not belongs to R। This implies that R is reflexive। क्या है ये? स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। R is not reflexive, इसको लिखेंगे not reflexive, ठीक है। स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा संबंध पर आइए, वो है सममित। सममित में हमें ये मानकर चलना है, मान लीजिए AB बिलोंग्स टू S, ठीक है, समुच्चय दिया गया है, और A कामा B बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम इंटरचेंज कर दें, यानी इसका क्रम उलट दें, क्रम विनिमय नियम लगा दें, तो ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी क्या होगा? सेम होगा। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर का एडिशन 1 आता है तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का एडिशन भी 1 होगा, ठीक है। सेम है। जैसे मान लो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 4 13, ठीक है। और 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्रम उलट दिया तो कितना हो गया? 9 प्लस 4 13, दोनों सेम आ गया ना। तो ठीक वही चीज यहां पर ये है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं b कामा a बिलोंग्स टू R, ठीक है। जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन b का a से बन रहा है। दिस इंप्लाइज दैट R सममित है। और यहां क्या था? स्वतुल्य नहीं है। तीसरा संबंध देखिए, तीसरा संबंध भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, संक्रमक संबंध, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन कई बार हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे हम मान लिया a कामा b कामा c बिलोंग्स टू S, और ये हो जाएगा a कामा b बिलोंग्स टू R एंड b कामा c बिलोंग्स टू R। जो संबंध a का b से है वही संबंध b का c से है। अब इसको संबंध जो दिया है उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। लेकिन इन दोनों का, परंतु यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 1 हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a का मान हमने ले लिया √2/3, b का मान ले लिया 1/√3, c इज इक्वल टू √2/3। ठीक है, a इज इक्वल टू √2/3, b इज इक्वल टू 1/√3, c इज इक्वल टू √2/3। ठीक है, तो यहाँ a² प्लस b² कितना हो गया 2/3 प्लस 1/3, इट मींस 3/3 1 हो गया। और b² प्लस c² की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3, ये भी सही है। a² प्लस b² ये सॉल्व करें तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। लेकिन बट यहां पे अगर हम बात करें a² प्लस c² की तो कितना आ रहा है 2/3 आएगा और c² भी 2/3 आएगा। टोटल ऐड करें तो कितना हो गया 4/3। अब 4/3 तो 1 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a, c नॉट बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। अतः और इसका मतलब है r संक्रमक नहीं है। ठीक है, r संक्रमक नहीं है, अतः r सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें हमने इसके पहले जो कराया था क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इनका रिवीजन अच्छे से करिए। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका नॉलेज बिल्कुल बढ़िया से परफेक्ट हो जाए और बिना किसी हेजिटेशन के आप इसको कर सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।